गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू योर ओन चैनल माधव एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर है, साउथ कोरिया वेलकम्स ट्रंप विद इट्स हाईएस्ट अवार्ड एंड गोल्डन क्राउन। अच्छा, अब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया गए हुए हैं और वहाँ पर उनको सम्मानित किया गया है जो साउथ कोरिया का हाईएस्ट अवार्ड है। जैसे कि और उसके साथ एक गोल्डन क्राउन भी दिया गया है सम्मान के लिए। तो अब क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि हाईएस्ट अवार्ड क्या है साउथ कोरिया का, और गोल्डन क्राउन का क्या सीन है। तो जैसे अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। अब भारत रत्न किन को मिला हमें ये पता होना चाहिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और और इंटरनेशनली हमको ये पता होना चाहिए कि साउथ कोरिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है। तो कोलकाता कह रहा हूँ, अपना ये साउथ कोरिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनहुआ। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनहुआ। और इसके अलावा एक गोल्डन क्राउन भी दिया गया है, और ये जो गोल्डन क्राउन दिया गया है ये साउथ कोरिया की किसी सिल्ला डायनेस्टी का है। अब सिल्ला डायनेस्टी वहाँ की कोई इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, और इसी का एक गोल्डन क्राउन सम्मान के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। अब हमारी सेकंड न्यूज़ है, रशिया टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल पोजिडोन सुपर टॉर्पीडो पुतिन सेज। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि रशिया ने टेस्ट कर लिया है एक जो न्यूक्लियर कैपेबल पोजिडोन सुपर टॉर्पीडो। अब हमें मिसाइल और टॉर्पीडो में मतलब पता होना चाहिए। अब मिसाइल क्या है? मिसाइल जो है जो हम लॉन्च करते हैं और हवा में अटैक करती है, ये होती है मिसाइल। और टॉर्पीडो क्या है? टॉर्पीडो है जैसे कि पानी में सबमरीन्स जाती हैं, नेवी की शिप्स जाती हैं, वो जब पानी में अटैक करती हैं, जो पानी में मिसाइल जाती है उसको टॉर्पीडो कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि मिसाइल क्या है और टॉर्पीडो क्या है। तो इन्होंने एक अभी पोजिडोन सुपर टॉर्पीडो रशिया ने इसका टेस्ट किया है। तो अभी पीछे रशिया ने एक और न्यूक्लियर कैपेबल अपनी मिसाइल का टेस्ट किया था, टॉर्पीडो का नहीं, मिसाइल का टेस्ट किया था। और मैंने वो पिछले करंट अफेयर की पिछले करंट अफेयर की वीडियो में बताया भी था वो कौन सी मिसाइल है, उसका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये थी सेकंड न्यूज़, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब उसके बाद थर्ड न्यूज़ पर आते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या है? प्रेसिडेंट मुर्मू टेक्स सॉर्टी इन रफाइल फाइटर जेट इन हरियाणास अम्बाला। अच्छा, अब इसमें सॉर्टी का मतलब पता होना चाहिए, SORTI। सॉर्टी का मतलब होता है कि अगर हम कुछ देर के लिए हवा में उड़ते हैं, जैसे कुछ देर फॉर अराउंड 30 to 35 मिनट्स के लिए अराउंड एक फाइटर जेट में बैठ के ऐसे ही घूमते हैं, तो उसको हम सॉर्टी बोलते हैं। कुछ कुछ पीरियड के लिए, बहुत देर के लिए नहीं, कुछ पीरियड में। तो यही जो हमारी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वो गई थी सॉर्टी के लिए रफाइल फाइटर जेट में हरियाणा में अम्बाला में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है एज शी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फ्लाई 2 डिफरेंट फाइटर एयरक्राफ्ट। अब 2 डिफरेंट फाइटर एयरक्राफ्ट हमें पता होना चाहिए कौन से थे। एयरफोर्स के हिसाब से हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जो 2 डिफरेंट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो कौन से थे। एक फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम है रफेल जो हमने लिया है फ्रांस से, और सुखोई 30 MKI जो हम खुद बनाते हैं। ये जो सुखोई 30 MKI है, इसमें द्रौपदी मुर्मू जी बैठी 2023 में, और अभी 2025 में वो रफेल में बैठी हैं हरियाणा के अम्बाला से। और जो सुखोई 30 MKI था उसमें वो बैठी थी तेज़पुर से, असम के तेज़पुर से वहाँ से बैठी थी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि शी इज़ द ओनली प्रेसिडेंट टू डू दिस फाइटर एयरक्राफ्ट सॉर्टी। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा ये थर्ड न्यूज़ के बाद अब हम अपनी फोर्थ न्यूज़ पे चलते हैं। हाँ, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। इसमें लिखा है कि इंडिया टू इवैक्यूएट 500 सिटीजन्स हु फ्लेड टू थाईलैंड फ्रॉम म्यांमार साइबर फ्रॉड हब थाई PM। अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे कुछ लोग इंडिया से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और कई लोग फंस भी जाते हैं, कई लोग अपना काम करते रहते हैं अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वे या ट्रेडिशनल वे से जाएं, लेकिन गलत तरीके से जाने से वो फंस जाते हैं वहाँ पर, वहीं पर रह जाते हैं। जैसे कि अभी इंडिया से कुछ लोग गए थे म्यांमार काम करने के लिए। म्यांमार वो काम करने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर वो फ्रॉड में फंस गए, साइबर फ्रॉड में फंस गए। उनको बुला लिया गया उधर, वहाँ पर उनके पास कोई काम नहीं है। तो इसलिए अब हमें ये बताना चाहिए कि म्यांमार और थाईलैंड आपस में बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, उन दोनों का बॉर्डर आपस में लगता है। तो म्यांमार से थाईलैंड जाना बहुत आसान है। तो इसीलिए जो इंडियन लोग थे, अराउंड 500 इंडियन लोग म्यांमार से भाग के, क्योंकि जो फ्रॉड में फंस गए थे वहाँ से भाग के बॉर्डर क्रॉस करके थाईलैंड में आ गए। अब थाईलैंड में आना इसलिए आसान है क्योंकि वहाँ पे कुछ इतना बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, मतलब बहुत आराम से, कुछ ज़्यादा बड़े बॉर्डर नहीं है, इसीलिए वो आराम से क्रॉस करके थाईलैंड आ सकते हैं। वो थाईलैंड आ गए, और वहाँ पे जब वो उनको पता लगा, पुलिस ने उनकी चेकिंग वगैरह की, तो
उनको पता लगा कि ये लोग इंडिया से म्यांमार और म्यांमार से थाईलैंड गए थे बचने के लिए। अब इंडिया और थाईलैंड के रिलेशंस अच्छे हैं, इंडिया और थाईलैंड के रिलेशंस अच्छे हैं, इसलिए थाईलैंड के पीएम ने बोला है कि वो इंडिया के जितने भी 500 लोग हैं उनको वापस भेजेंगे। बट ऐसा नहीं है कि 500 के 500 लोग ही सही है, मतलब बेगुनाह हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं है। ऐसा भी हो सकता है इनमें से कुछ लोग हों जो इसी फ्रॉड में जुड़े हुए हों, तो इसकी चेकिंग की जाएगी, फिर उसके बाद उन लोगों को 500 के 500 लोगों को वापस इंडिया भेजा जाएगा। तो ये थी हमारी फोर्थ न्यूज़। अब हम अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे आते हैं। फिफ्थ न्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूएसए के हिसाब से अभी, क्योंकि ऐसा है कि यूएसए की न्यूज़ हमेशा आती रहती है। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ तो हमेशा मेन द हिंदुस्तान टाइम्स इन सब में आती रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है कि हमें यूएसए और इंडिया का पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी होता है। तो अगली न्यूज़ है हमारी फिफ्थ न्यूज़ क्या कह रही है कि यूएस इज़ डूइंग अ ट्रेड डील विद इंडिया सेज ट्रम्प। अब ट्रम्प जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, वो कभी भी एक तरफ नहीं रहते, वो कभी भी चेंज होते हैं। अभी भी वो जाके बोल रहे हैं कि वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसको, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसको यूएसए ने रुकवाया था। उसकी जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी वो यूएसए ने रुकवाई थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया खुद बोलती है कि इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में बैठकर ये लड़ाई ख़त्म की थी, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था। तो न्यूज़ के पे चलते हैं। न्यूज़ क्या कह रही है कि यूएस इज़ डूइंग ए ट्रेड डील विद इंडिया सेज ट्रंप। अब यूएस बोल रहा है कि वो कोई ट्रेड डील करेगा इंडिया के साथ, ऐसा ये ट्रंप जी ने बोला है। तो क्या लिखा उन्होंने प्रेस में बोला है, इफ़ यू लुक एट इंडिया एंड पाकिस्तान, आई एम डूइंग अ ट्रेड डील विद इंडिया एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड लव एज यू नो फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप। अब वो बोल रहे हैं कि इंडिया और यूएस के बहुत अच्छे रिलेशन है। अगर वो इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो जो यूएस है वो इंडिया के साथ ट्रेड डील करने वाला है, और इस ट्रेड डील में वो बोल रहे हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और मोदी जी माने जाएंगे। अब ये ट्रेड डील करना क्यों चाहते हैं इंडिया से? वो मेनली ये चाहता है कि इंडिया रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है, और इंडिया जो है वो कम दाम पे रशिया से तेल लेता है, लेकिन यूएसए चाहता है कि वो हमसे तेल ले या फिर हमसे हमारी चीज़ें ले, हमारे डिफेंस की चीज़ें लें, जिससे उनको फ़ायदा हो, यूएस को फ़ायदा हो। क्योंकि इंडिया अब तेल लेता है यूएस से, और जो पैसा इंडिया तेल लेता है रशिया से, और जो वो पैसा रशिया को देता है, रशिया उस पैसे को यूज़ करता है अलग अलग डिफेंस टेक्नोलॉजी में, जिसको वो यूज़ करता है यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है अभी भी, 3 साल से ये लड़ाई चल रही है। तो यही इससे पता लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कितने ज़्यादा डिप्लोमेटिक है। वो चाहते हैं कि उनका काम हो जाए और बाकियों को उनसे कुछ लेना देना नहीं है। बाकी रशिया, यूक्रेन और इंडिया को उनसे कुछ लेना, उनका ये है कि बस उनकी चीज़ें बिक जाएँ और उनका काम हो जाए। बट ये सही नहीं है। तो इस हिसाब से अभी ये तो सिर्फ उन्होंने सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया, ऐसा कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ कि ये होगा ही होगा, कि ये ट्रेड डील होगी, बस इन्होंने बोल दिया। लेकिन अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो अराउंड, जैसे यूएस ने टैरिफ लगाया हुआ है, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, यूएस ने टैक्स लगाया हुआ है इंडिया पे 50% का। अब समझ लो कि 100 कोई एक चीज़ है, एक शर्ट है जो 100 रुपये की इंडिया से बन के यूएस के मार्केट में जाती है। अब यूएस ने 50% टैक्स लगा दिया इंडिया की चीज़ों पर, और अगर इंडिया की चीज़ों पर टैक्स लग गया तो जब वो उनकी मार्केट में जाएगा तो जो 100 रुपये की चीज़ इंडिया में बनी है वो वहाँ पर 150 की बिकेगी, क्योंकि 100% का 50% 50 रुपीज़ होता है ना। तो 50 की चीज़ जो है वो मतलब उसमें ऐड हो जाएंगे, जैसे 100 रुपये की चीज़ बनी उसमें 50 ऐड हो जाएगा, तो 150 की चीज़ उधर बिकेगी। कोई भी चीज़ है वो 150 की बिकेगी। ये सिर्फ एग्जांपल है, कोई और भी चीज़ होती है बड़े प्राइस में, लेकिन प्राइमरी एग्जांपल से ये है कि एक जो चीज़ जो 100 रुपये की इंडिया में बनी है वो यूएस में जाके उसमें 50 रुपीज़ और लगेंगे, जिसकी वजह से वो 150 की बिकेगी। अब इतना कॉमन सेंस की वाली बात है कि यूएस वाले लोग अपनी चीज़ों को लेंगे, ना कि वो 150 वाली जो महंगी चीज़ है। तो वो अपनी चीज़ लेंगे जिससे यूएस का ही फ़ायदा होगा, और इंडिया का सामान ठप हो जाएगा यूएस में, और इंडिया अपना एक्सपोर्ट अच्छे से कर नहीं पाएगा, इंडिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो जो अपना यूएस ने ये जो टैक्स लगाया था, ये टैक्स लगाया उन्होंने 3 मेजर वो थी, क्या बोलते उसको, 3 मेजर साइट थी जिन चीज़ों पर लगाया, जैसे टेक्सटाइल्स पर लगाया, मतलब कपड़े के सामान पर लगाया, जेम्स पर लगाया, ज्वेलरी पर लगाया, और ऑटो पार्ट्स मतलब ऑटोमोबाइल वाली चीज़ें जैसे कार, ये इन सब चीज़ों पर लगाया है उन्होंने टैक्स। लेकिन अगर ये डील हो जाती, जिसके बारे में अभी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ फाइनल नहीं है, कि अगर ये ट्रेड डील हो जाएगी तो अराउंड 15 to 16% यूएस कम कर देगी इस चीज़ को, जो उसने 50% टैरिफ लगाया उसमें से 15 to अराउंड 16% कम कर देगी अगर ये ट्रेड डील हो जाएगी तो। ठीक है, तो ये थी फिफ्थ न्यूज़, ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी। इसके अलावा अब हम चलते सिक्स्थ न्यूज़ पर। अच्छा, ये एक सर्वे वाली न्यूज़ है। इसमें उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑफ 25 कंट्रीज, इंडियंस आर लीस्ट अवेयर ऑफ एआई। अच्छा, अब एआई हमें पता होना चाहिए क्या होता है। एआई होता है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अब हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना आ गया है, चैट जीपीटी, ग्रोक, इसके अलावा एक डीप सीक था चाइना का, वो आया। ये हमें पता है कि जैसे जैसे बढ़ रहा है, आने वाले टाइम पे बढ़ रहा है। तो एक सर्वे हुआ, प्यू सर्वे में बोला कि अराउंड 14% नोज अबाउट एआई इन इंडिया। मतलब अराउंड 100 में से 14 लोग, सिर्फ अराउंड 100 में से 14 लोग हैं जिनको एआई की अच्छी नॉलेज है। और अराउंड 32% ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता है कि एआई के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता है, बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, कुछ चीज़ें पता है। तो अराउंड 46% लोग ऐसे हैं जिनको एआई के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें पता है इंडिया में। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अराउंड 54% लोग ऐसे भी हैं कि जिनको कुछ नहीं पता, जिनको बहुत कम नॉलेज, मतलब नॉलेज है ही नहीं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जितनी 25 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ उसमें से इंडिया सबसे नीचे है। तो अराउंड 46% को उन्होंने उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, उन्होंने कुछ सुना होगा एआई के बारे में, जो कि सबसे कम है जिन 25 कंट्रीज़ का उन्होंने सर्वे किया। तो ये बहुत गलत बात है। इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसके कारण वो एआई वाली चीज़ें, एआई रिलेटेड चीज़ें आज के जनरेशन को सिखा सकें, जिससे देश आगे बढ़े और बाकी जिससे देश आगे बढ़े और हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़े। तो ये थी हमारी 6th न्यूज़। इसके बाद हम चलते हैं अपनी 7th न्यूज़ पर। ठीक है, 7th न्यूज़ का कह रही है बांग्लादेश शेख हसीना वॉन्ट्स ऑफ मास वोटर बॉयकॉट एज हर पार्टी बैरिड फ्रॉम इलेक्शन। अच्छा, अब जो है ये हमारी जो न्यूज़ है इसमें ये क्या कह रही हैं कि जो बांग्लादेश की पीएम थी, इससे पहले वाली पीएम, अभी बांग्लादेश में कोई पीएम नहीं है, वहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया था। अब हमें पता होना चाहिए कि मिलिट्री कूप क्या होता है। मिलिट्री कूप जैसे हमारी देश की जो सेना है वो प्रेसिडेंट को हटा दें और खुद राज करने लग जाएं, तो वो होता है मिलिट्री कूप। ठीक है, तो अभी बांग्लादेश में ऐसा ही चल रहा है कि वहाँ का कोई मिलिट्री लीडर है, वो वहाँ पर राज कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पीएम, क्योंकि उनकी पीएम अगस्त 2024 में इंडिया आ गई थी। अब शेख हसीना जब थी प्राइम मिनिस्टर तब इंडिया और बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन जब से वो हट गई हैं, जो चिल्ड्रन उनका प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ पे, यंग जनरेशन का प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसके चलते वो भाग कर इंडिया आ गई थी और इंडिया ने उन्हें जगह भी दे दी थी। अब इसकी ये तो बैक स्टोरी थी इस न्यूज़ की, लेकिन अब की स्टोरी क्या है कि बांग्लादेश शेख हसीना वॉन्ट्स ऑफ मास वोटर बॉयकॉट एज अ पार्टी बैरिड फ्रॉम इलेक्शन। अच्छा, जो अभी वहाँ के लीडर हैं ना, जो मेन लीडर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब वो अगले साल इलेक्शन करवाएंगे और एक पीएम सेलेक्ट करेंगे, जिससे एक नया पीएम आए और मिलिट्री कूप वाली चीज़ हट के एक पार्टी, एक जो डेमोक्रेसी वाली चीज़ है वो आगे बढ़े। तो जो हमारी शेख हसीना की पार्टी थी अवामी लीग, उनके लेकिन बोला जा रहा है कि इनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा इलेक्शन में। अब अगर इनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा इलेक्शन में, तो फिर वो डेमोक्रेसी रहेगी कहाँ? कि जो लोग पार्टी है वही, अगर कोई ऑपोजिशन ही नहीं होगी तो फिर इलेक्शन ही कैसा होगा, डेमोक्रेसी कैसी होगी? तो फिर एक ही पार्टी जीतेगी ना, जो इलेक्शन लड़ रही होगी। तो बोला जा रहा है कि जो शेख हसीना की पार्टी है उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये डेमोक्रेसी वाली चीज़ तो है नहीं। तो यही बोल रहे हैं कि जो अवामी लीग की पार्टी के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है ये सही नहीं है, ये किसी भी नेशन में नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये डिक्टेटरशिप को आगे बढ़ाता है। अच्छा, तो ये थी हमारी 7th न्यूज़। अब हम चलते हैं अपनी 8th न्यूज़ पर। ये भी म्यांमार से रिलेटेड न्यूज़ है। एक हमने अभी पीछे म्यांमार से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी थी, अब एक और म्यांमार से रिलेटेड न्यूज़ है। म्यांमार, क्या है ये न्यूज़? म्यांमार जनता सेज फॉरेन मीडिया विल बी अलाउड टू कवर इलेक्शन। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड आया जनता, JUNTA। अब जुनता वर्ड का मतलब क्या है? जुनता वर्ड का मतलब, जुनता ना एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब है कमेटी और मीटिंग, कमेटी और मीटिंग या फिर ग्रुप। ठीक है, तो अब म्यांमार में भी ना मिलिट्री कूप हो गया था 2021 हाँ 2021 में, 2020-21 में इनका भी मिलिट्री कूप हो गया था। अब मिलिट्री कूप जब हुआ, मिलिट्री कूप का मैंने मतलब बताया कि जब जो देश की सेना है वो पीएम को हटा के खुद राज करने लग जाए, तो ये होता है मिलिट्री कूप। अब वहाँ का एक मिलिट्री ऑफिसर है जिसका नाम है मिन उंग हलियांग। जो मिन उंग हलियांग है ये एक नए मेन लीडर बन गए। हलियांग जी जो मिलिट्री लीडर थे, अब इन्होंने अपना राज शुरू कर दिया म्यांमार में। और म्यांमार में इसके कारण बहुत सारे ना प्रोटेस्ट भी हुए कि जब से मिलिट्री कूप हो गया वहाँ पे ना डेमोक्रेसी हट गई, क्योंकि इससे पहले जो लीडर थी ऑन्ग सैन सू 2020-21 तक जब तक वो थी वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी, लेकिन जब से मिलिट्री कूप हो गया तो उसके बाद डेमोक्रेसी हट गई और डिक्टेटरशिप ले आए हलियांग जी। तो इससे ये है कि डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर डिक्टेटरशिप होगी ना तो सही नहीं है कि सबको करेक्ट वे ऑफ ओपिनियन नहीं दे पाएंगे अपना, सही जो वोट देंगे वो भी उसी को जाएगा जो राज कर रहा है अभी। जो लीडर बनना चाहिए वो लीडर नहीं बनेगा, जिसको लीडर नहीं बनना चाहिए वो लीडर बन जाएगा, उसका राज चलेगा। तो ये सही नहीं है। तो
हमारी ये जो न्यूज़ है ये कह रही है कि म्यांमार जनता सेज फॉरेन मीडिया विल बी अलाउड टू कवर इलेक्शन। अब ये बोल रहे हैं कि अगले साल ना ये भी चाहते हैं कि अगले साल से ये लोग म्यांमार में इलेक्शन करें और एक नया लीडर बनाएं, मिलिट्री को हटा दें। अब ये बोलें कि फॉरेन मीडिया को भी बोलेंगे कि अलाउ किया जाए कवर, कि इलेक्शंस को कवर करेंगे, मीडिया दिखाएगा कि सही इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए कि लेकिन अलाउ तो म्यांमार की जनता ही करेगी ना, जो अभी मतलब जुनता वर्ड मैंने जो बोला, जो म्यांमार के जुनता लोग हैं यही अलाउड करेंगे ना कि कौन सी मीडिया आएगी कौन सी नहीं। अब ये लोग तो वही मीडिया को भेजेंगे जिसके कारण म्यान जो अभी हलांग जी हैं उनका प्रोटेस्ट, उनका फ़ायदा हो, उनका इनकरेजमेंट हो, तो ये जनता वही मीडिया को आने देंगे। तो इससे ये पता लगता है कि हम जो मीडिया को कहते हैं ये फोर्थ पिलर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है नहीं। जैसे अभी हम तीन हमारे मेन पिलर होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और फोर्थ हम मीडिया को बोलते हैं। ये ऑफिशियली नहीं बोलते, बस बोलते हैं। तो ये है नहीं एक्चुअली, क्योंकि हमें पता नहीं ना कितनी ट्रांसपेरेंट है मीडिया। अब जैसे इधर म्यांमार में जो फॉरेन मीडिया को बुलाया जाएगा उसको तो वही अलाउ करेगा ना म्यांमार के जुनता वाले लोग, कि जो उनको सपोर्ट करे, ना कि किसी और को। ठीक है, तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जिससे हमें डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस पता लगा। अब ये जो हाँ, तो ये थी 30 और 31 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब एक होमवर्क है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में देना। होमवर्क क्या है कि हु हैज़ बिन रिकमेंडेड टू बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ चीफ जस्टिस भूषण आर गवई। इसके चार ऑप्शन हैं: जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत। ये थे आपके चार ऑप्शन। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, और जिसने पिछली वीडियो देखी होंगी वो इसका आंसर ज़रूर दे देंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।